रैंक लिस्ट में मैं आज ही सेंड कर देता हूँ। वो भी ऑलरेडी इसमें ऑनलाइन में कुछ बनाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ रहता है, सिर्फ उसको वहां पे डाउनलोड करना होता है। वहां पे देखता हूँ रैंक लिस्ट भी जितना पॉसिबल होगा तो कल तक रैंक लिस्ट भी आ जाएगा। NH3, H2O, PS3 और H2S, यहाँ पे इस चारों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सोचो एक मिनट क्या रहेगा वहां पे। NO2 प्लस, NO2, NO2 माइनस, इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। BF3, BCl3, BBr3, BI3, CH4, CCl4। हाँ बताओ। सर वो मॉड्यूल कर रहा था, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में क्वेश्चन था बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के सेक्शन में, तो वो जमा नहीं सर, उसका कैसे देखते हो तुम करना? लोग करते हैं अभी। पहले यस तुम सर। लोग जो भी डाउट है बस 10 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं। सीटी डिस्कस करेंगे आज हम लोग मेनली। ओके सर। कुछ क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो सकता है जो तुम्हारा डाउट हो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड अगर है तो ऑलरेडी यहाँ पे हो सकता है कि आ जाए, वो देख लो यहाँ पे अभी। नहीं सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन था, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगा तो उसी से रिलेट करता है वहां पे हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन अगर होगा तो जो भी रहेगा तो हम लोग देख लेंगे वहां पे। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है अभी? बताओ, कोई बताओ, बोर्ड तो प्रॉपर विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस चारों क्वेश्चन को सोचो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा। इसके अलावा एक और है यहाँ पे, OCl2, ClO2, ClO2 माइनस, OCl2, H2O, OF2, NCl3, NH3, NF3। कंपेयर क्या करना है, क्वेश्चन क्या है? कंपेयर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है सब में। तो बस एक मिनट सोचो तुम लोग किसमें सोच रहे हो, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको नोट। फर्स्ट में H2O का सबसे ज्यादा है। नहीं, अब देखो NH3 और H2O में मैंने इवन एक्सपेरिमेंटल एंगल भी लिखा है और लॉजिक भी बताया हुआ है कि NH3 और H2O में पहले कंपेयर करना है। तो देखो मैं साइड में इधर यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। इसमें इसमें जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आएगा, मैं सबसे पहले ऑर्डर लिख दूं अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले NH3, देन H2O, देन PS3, देन H2S। अब इसको समझना भी है यहाँ पे कैसे क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे NH3 और H2O, NH3 और H2O दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब NH3 और H2O का जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 के क्लोज आता है, उससे कुछ कम रहेगा बट उसके आसपास जाएगा वहां पे। लेकिन PH3 और H2S, PH3 और H2S का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। याद करो, पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे ड्रैगोज रूल। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल PH3 और H2S का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के क्लोज होगा यहाँ पे, 90 डिग्री के आसपास। जबकि इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस दोनों का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, 109.5 के आसपास। अब NH3 और H2O में कंपेयर करना था कि NH3 और H2O में कैसे कंपेयर करेंगे। तो NH3 में क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें एक ही लोन पेयर आ रहा है, H2O में 2 आएंगे, इसलिए H2O और कम H2O होगा। में क्या रहेगा, 2 लोन पेयर आएगा यहाँ पे। और मैंने सेकंड फैक्टर बताया हुआ था बॉन्ड एंगल का कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता है ऑन सेंट्रल एटम, बॉन्ड बॉन्ड एंगल एंगल डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा।
नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करने से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वाटर का केस इंपॉर्टेंट केस है, इसका मैंने बताया हुआ भी था याद रखने के लिए 104.5। और NH3 का कितना था बॉन्ड एंगल, 107. 107। ये तो रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक क्या था, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गया, और जब दो लोन पेयर आ जाता तो इधर से रिपल्सन ज्यादा होगा, दैट मींस ये बॉन्ड एंगल कम होगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा किसका, NH3 का, देन H2O, PH3 H2S दोनों का क्लोज टू 90 डिग्री। बट यहाँ पे सेम लॉजिक कि फास्फोरस के पास एक ही लोन पेयर है, सल्फर के पास दो दो लोन पेयर होगा, दैट मींस इसका H2S का बॉन्ड एंगल कम रहेगा PH3 से। ऑर्डर क्या रहता है, NH3 H2O देन PH3 देन H2S। इस दोनों का क्या रहता है यहाँ पे, क्लोज टू 90 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ड्राइगोज रूल। बट इसमें भी कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे एक ही लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर, इस तरीके से कंपेयर करते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को, किस तरीके से सोचना था। NO2 NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस, इसको नोट भी करो, इसमें कुछ ऑर्डर आ रहा है तो बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आ रहा है इस तीनों में। सोचो, कोई स्ट्रक्चर के बेसिस पे सोचना पड़ेगा यहाँ पे। NO2 बताओ। प्लस। सही है, सबसे ज्यादा NO क्या plus रहेगा, का सर. NO2 प्लस का सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका जो शेप होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, सोचो कि NO2 प्लस का शेप क्या आ रहा है, सोचो इसमें ट्राइगोनल नहीं, बेंट शेप। लीनियर NO2 होगा। Bend प्लस का shape लीनियर, होगा. और NO2 बेंट, प्लस का जब लीनियर आ गया दैट मींस हाँ बॉन्ड linear। एंगल कहां चला जाएगा, 180। 180 डिग्री। और 180 हो जाए तो उससे ज्यादा तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, तो NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल 180। क्लियर है यहाँ पे, इसका शेप में ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस साइड यहाँ पे, NO2 प्लस, तो N डबल बॉन्डो पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा इसमें NO2 प्लस का लीनियर हो जाएगा। NO2 याद हो कुछ, NO2 कैसा स्पेसिस था, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ रहा था, इलेक्ट्रॉन में N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो, दिख तो रहा है सब लोगों को, Yes sir. आई थिंक दिख रहा होगा। N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। NO2 माइनस की बात करोगे इसमें, NO2 माइनस में क्या होता है, N डबल लोन पेयर। बॉन्डो O माइनस, और एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा। अब सोचना यहाँ पे ये है, NO2 प्लस का तो क्या आ गया, लीनियर, और जब लीनियर, जबकि ये दोनों क्या था, बेंच से, और NO2 प्लस का लीनियर आ गया तो इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे ज्यादा क्लियर है, 180 आ जाएगा इसका, ये एंगल क्या रहेगा, 180। अब NO2 और NO2 माइनस में सोचते हैं इस दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो दोनों फैक्टर NO2 ऑलमोस्ट का. सेम आ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे सोचना है कि NO2 माइनस में एक कंप्लीट लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, जबकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या सोच सकता है इसमें, हाफ लोन Zero. पेयर बोल सकते हो, वैसे हाफ लोन पेयर कुछ होता नहीं है, बट सोच सकते हो ये क्या हाफ लोन पेयर है, और इसमें ये वन लोन पेयर है। तो दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए, NO2 और NO2 माइनस में, सोचो NO2 इसमें। का. ऑफ लोन पेयर बिल्कुल सही है, तो NO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, मैंने जैसे यहाँ पे लॉजिक बताया था, इसमें एक लोन पेयर, इसमें टू लोन पेयर, वन लोन पेयर जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही लॉजिक, इसमें हाफ लोन पेयर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसमें वन लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर बोल सकते हैं इसमें कम है, हाफ है, और ये क्या रहा है इसमें यहाँ पे वन, दैट मींस NO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा और NO2 माइनस का सबसे कम। तो साइड में ये तीनों स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लोगे, और लिख लोगे है यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज हाफ लोन पेयर बोल सकते हो, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, NO2 प्लस NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब इसमें, यहाँ पे BF3 BCl3 BBr3 और Bi3। अब यहाँ पे चेक करना है इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बहुत ही ध्यान से सोचना है इसमें।
अब देखो यहाँ पे एक ये लॉजिक ये है कि जो BF3 सारे सेंट्रल BF3 एटम्स का सबसे ज्यादा होगा, BF3 का सबसे मैं ज्यादा बताता हूँ। फिर BCl3, then Br3 and then Br. Bi3 का ज्यादा होगा ना सर सबसे? एक मिनट में बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आ रहा है यस का क्या सर कि एक लोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको भी सोचना पड़ेगा यहाँ पे। इसको निगलेक्ट कर दोगे यहाँ पे, ये फिर इसका ये भी लीनियर टाइप से आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, इस केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस बेंड शेप होगा, बी शेप होगा, और ये भी बी शेप का है। देन फिर यहाँ पे सोचते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस एक लोन पे और ये हाफ लोन पे की तरह सोचते हैं। दैट मींस यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा आ रहा था NO2 माइनस से, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे BF3, BCl3, BBr3 और BI3, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम आ रहा है बोरॉन, वहां पे किसी के पास भी लोन पेयर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखोगे इसमें तो BF3, BCl3, BBr3, BI3, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे है BR या CL ले लो, यहाँ पे CL आ रहा है। और पिछले क्लास का जो लास्ट फैक्टर पढ़े हुए थे हम लोग, टर्मिनल एटम का साइज टर्मिनल एटम क्या वहां पे डिफरेंट हो, बट उसमें कंडीशन भी था कि जो सेंट्रल एटम है वहां पे क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। एक लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। देन वो फैक्टर हम लोग देख रहे थे वहां पे। यहाँ पे तो कोई लोन पेयर भी नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर भी एक BF कोई लोन पेयर है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पे। जितना यहाँ पे रिपल्सन होता है उतना ही रिपल्सन यहाँ पर भी रहेगा और उतना ही रिपल्सन यहाँ पर भी होगा, क्योंकि लोन पेयर है नहीं जो कि अफेक्ट करेगा दूसरे को। इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है सबका इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो BF3, BCl3, BBr3 सबके किन्हीं के पास भी लोन पेयर नहीं है। जितना रिपल्सन यहाँ पे होगा उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर भी रहेगा दो बॉन्ड के बीच में, क्योंकि इधर भी रिपल्सन है। तो हर एक केस का जो शेप रहेगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल यहाँ पे बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो सबका जो बॉन्ड एंगल होगा एग्जैक्टली कितना होगा 120, इसका भी 120 और इसका भी 120 डिग्री Sir, रहेगा, और BI3 का भी 120। हाँ बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से देख सकते हैं ना पर? नहीं, उससे देखने की जरूरत ही नहीं वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सब यहाँ पे क्या है, सबका शेप सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और सबका शेप जब ट्राइगोनल प्लेनर है, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं आ रहा है जो कि अफेक्ट करे कुछ एंगल यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से भी नहीं देखना इसमें। यहाँ पे है सोच सकते थे तो लास्ट फैक्टर जो कि मैंने पहले बताया, फोर्थ फैक्टर जो देख रहे थे, और फोर्थ फैक्टर के अकॉर्डिंग भी सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे या डबल बॉन्ड नहीं है, तो लास्ट वाले फैक्टर से भी नहीं सोचेंगे। दैट मींस सबका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 120, 120, 120, इवन BI3 का भी 120, इसमें सबका बॉन्ड एंगल इक्वल रहता है यहाँ पे। और ऐसा ही क्वेश्चन फोर्थ है यहाँ पे है CH4, CCl4, NH4 प्लस CF4। यहाँ पे CH4 का भी बॉन्ड एंगल क्या रहता है, यहाँ पर भी कोई कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये सब क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री, दैट मींस कोई लोन पेयर वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये क्या हुआ CH4, इसका भी बॉन्ड एंगल 109.5, CCl4 है, इसका भी बॉन्ड एंगल 109.5, CF4 है, इसका भी बॉन्ड एंगल वही 109.5, और इवन NH4 प्लस में भी नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, दैट मींस इसका भी बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5, ये भी क्या रहेगा 109.5, CF4 का भी सेम 109.5। तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर वगैरह नहीं है, सेंट्रल एटम पे है, दैट मींस यहाँ पे सबका जो बॉन्ड एंगल आएगा इस केस में भी वो सब क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल, इस केस में भी सबका इक्वल रहेगा। इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ था इसी दोनों क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, यहाँ पे सबका बॉन्ड एंगल इक्वल ही रहेगा वहां पे। ये एक स्पेशल एग्जांपल था, 3 और 4, इसको अलग से याद रखना है।
क्योंकि ये सब रेगुलर ज्योमेट्री, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, सबका बॉन्ड एंगल इक्वल ही रहेगा। ये केस है फोर्थ वाला 109.5 और थर्ड वाला केस है दैट मींस 120। क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक ठाक क्वेश्चन, इसको देखना यहाँ पे है। OCl2, ClO2 और ClO2 माइनस। अब इस केस में अगर यहाँ पे सोचे हम लोग कि OCl2, ClO2, ClO2 माइनस, पहले हम लोग इस दोनों में अगर कंपेयर करें यहाँ पे ClO2, Cl डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, और कुछ याद हो ClO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, आएगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ClO2 माइनस, ClO2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा तुम्हारा? क्लोरीन। क्लोरीन। Cl डबल बॉन्ड हो, O माइनस, और यहाँ पे दो लोन पेयर रहेगा ये। और यहाँ पे क्या रहा इस केस में? एक था OCl2, तो OCl2 में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। OCl, Cl, और यहाँ पर भी दो लोन पेयर ऑप्शन के ऊपर भी। मैंने सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होगा सॉल्व, वो तुम्हारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही सॉल्व होगा यहाँ पे। क्लियर है इस केस में? अब आगे सोचना था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि ClO2 और ClO2 माइनस दोनों में देखोगे उसमें तो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। और वेस्पर थ्योरी में मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ है, तो मैं अगर याद करो उसमें कि जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड, या पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ था उसमें, ट्रिपल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड, ऐसा एक पॉइंट लिखे हुए थे हम लोग वेस्पर थ्योरी में। कुछ याद आ रहा है? यस कुछ ध्यान हो, वेस्पर थ्योरी में लास्ट पॉइंट में लिखे हुए थे कि सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के कारण रिपल्सन होता है देन डबल बॉन्ड। यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और इसमें तो सब सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, यहाँ पे इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आया था तुम्हारा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ClO2 का, क्योंकि O2 इसमें दो दो डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा तुम्हारा? ClO2। देन इसमें भी एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ClO2 माइनस, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस उसका और भी लास्ट में OCl2। रीजन क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ रिपल्सन होगा, दैट मींस ये रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एक पॉइंट लिख भी लेते नीचे कि डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण ज्यादा रिपल्सन होगा, तो डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड, जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड। सर फिर एंगल डिक्रीज होना चाहिए ना? रिपल्सन के कारण क्या होता है? जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन, डबल बॉन्ड के कारण ज्यादा रिपल्सन हो, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इसके कारण यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन। और यही एंगल देखना भी है, OClO बॉन्ड एंगल देखना है यहाँ पे, ये एंगल और ज्यादा ही रहेगा रिपल्सन के कारण। क्लियर? इसके बीच में रिपल्सन देख रहे हैं। हाँ बताओ। यस सर क्लियर। तो ठीक है, तो यहाँ सर पर भी सेम। ClO2 हाँ बताओ। OCl2 का ये OCl2 नहीं, क्या था वो? ClO2 का जो एंगल है वो लेस देन 109.5 होगा क्या? नहीं, उससे ज्यादा ही डबल हो बॉन्ड जाता है यहाँ पे, हाँ इससे वही। 109.5 से ज्यादा ही हो जाएगा इस केस में यहाँ पे, क्योंकि दो दो डबल बॉन्ड है, तो उसके आसपास ही रहेगा, बट उससे ज्यादा ही रहेगा यहाँ पे। डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन, इस केस में उससे ज्यादा ही रहेगा। ओके सर। तो यहाँ पे ClO2 माइनस, और यहाँ पे OCl2, तो इसमें दो दो डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी ज्यादा रिपल्सन होगा एज कम्पेयर टू दिस, और इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम यहाँ पे। इस तरीके से सोचना था, तो इसको नोट भी करते जाओगे साइड में, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके।
मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड। सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं इसको। डबल बॉन्ड causes more repulsion than single bond. तो आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। अब OCl2H2 और OF2 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये 6 और 7 एक ही जैसा है। अब यहाँ पे देखने की OCl2H2 और OF2 में बात करें यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे OCl2 और H2O जो आ रहा है इस केस में OCl और Cl, यहाँ पे क्या है, दो लोन पेयर भी है और OH2 भी है यहाँ पे OH। बाकी OF2 आ रहा है, इसमें बाद में कंपेयर करते हैं H2 और OF2 में। तो OCl2 और H2O में बॉन्ड एंगल जो रहता है यहाँ पे वो OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या है, इसमें लार्ज है। फोर्थ फैक्टर के अकॉर्डिंग क्लोरीन का साइज लार्ज होने के चलते यहाँ पे क्या होगा, इस केस में रिपल्सन ज्यादा होगा। क्लोरीन का साइज लार्ज होने के चलते दैट मींस इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रह पाता है। या फिर इसका एक रीजन और भी आता है जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 3 में पढ़ाएंगे। पहला ही टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग थर्ड का। तो जब बैक बॉन्डिंग आएगा तो वहां से भी इसका लॉजिक आता है कि बैक बॉन्डिंग के कारण भी OCl2 का बॉन्ड एंगल H2O से ज्यादा रहेगा वहां पे। क्लियर है? अभी क्या याद रखना है, साइज वाला फैक्टर OCl2 का सबसे ज्यादा, या दिखा भी लोग कुछ यहाँ पे समझेंगे आगे हम लोग कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, थर्ड ग्रेड का एलिमेंट है क्लोरीन, उसके पास क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल। दैट मींस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। बस इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जब पढ़ेंगे तो अपने आप दोबारा जब पढ़ो तब समझ जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग 3 में इसको स्टार्ट ही करना है, ये बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के कारण सबसे ज्यादा OCl2 का बॉन्ड एंगल। अब H2 और OF2 यहाँ पे डिफरेंट रीजन है उसका। तो OH2 का ये आ गया और OF2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ OF2। अब जो H2O का है और OF2 में, यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है इस केस में OF2, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑक्सीजन का ज्यादा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अट्रैक्शन रहेगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, जबकि इसमें फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी वाले पार्ट में ज्यादा रहेगा, दैट मींस यहाँ पे मोर रिपल्सन होता है, मोर रिपल्सन। और यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस साइड ज्यादा रहेगा, बॉन्ड पेयर का अट्रैक्शन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा इसमें, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, दैट मींस दोनों बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा इस एरिया में वो कम होता है, दैट मींस OF2 का बॉन्ड एंगल और भी कम रहेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। OCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 3 में पढ़ेंगे। H2 और OF2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखना है कि H और F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, दैट मींस यहाँ पे रिपल्सन कम होगा यहाँ पे इसके बीच में, और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है ओवरऑल, दैट मींस स्लाइटली बॉन्ड एंगल जो H2O का होता है वो ज्यादा रह पाता है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। H2O का कितना था बॉन्ड एंगल, 104 डिग्री, और OF2 का 103 डिग्री, जबकि OCl2 है बैक बॉन्डिंग हो जाता है, उसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, इवन 109.5 से भी ज्यादा। इसका अप्रॉक्स 110 आ जाता है यहाँ पे। OCl2 का तो सबसे ज्यादा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, एक नया ही कंसेप्ट है वो। H2 और OF2 में ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर रहे हैं। सर उसमें फोर्थ फैक्टर से क्यों कंपेयर नहीं किया H2 और OF2 में? मैं यहाँ पे F और H इस दोनों में साइज कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ फैक्टर से हम लोग कब
सोचते हैं वहां पे जब एक ही ग्रुप का एलिमेंट रहा था, जैसे कि क्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ था, अगर ध्यान से देखोगे उसमें तो एक ही ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए जो सराउंडिंग एटम है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन फिर साइज का फैक्टर देखेंगे। इसमें एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक क्लोरीन आ रहा है, कोई एक ग्रुप का एलिमेंट नहीं है वहां पे। दैट मीन इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही फैक्टर चेक करेंगे यहाँ पे एच और एफ के केस में। बट OCl2 और H2O में तो हो गया ना। OCl2 और H2 में भी मैंने साइज का फैक्टर सोच सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है उसका, बैक बॉन्डिंग। साइज के वाले फैक्टर से वो एडजस्ट हो रहा है तो सोच सकते हैं वहां पे, बट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है उसका, बैक बॉन्डिंग। अब सिर्फ अगर इस वाटर अगर नहीं होता, सिर्फ OCl2 और OF2 में कंपेयर कर रहे होते हैं, देन फिर डायरेक्टली हम लोग फोर्थ फैक्टर से सोच पाते हैं। OF2 और OCl2 में सोच रहे होते हैं तो डायरेक्टली फोर्थ फैक्टर से सोच रहे होते हैं वहां पे, और क्लोरीन का साइज ला रहे दैट मींस इसका ज्यादा रहेगा OF2 से, और वाटर से भी ज्यादा है क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें अगर देखें यहाँ पे H2 और OF2 में, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर सोचना पड़ेगा। इसमें क्या सोच रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम यहाँ पे इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर दिखा भी लोगे इसी तरीके से यहाँ पे, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन 7 है एज इट इज, इसको नोट डाउन भी करो और 7 को सोचो भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन आ गया है, नाइट्रोजन, बाकी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी जो ऑर्डर आएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, NCl3 का, सेम रीजन, तो सबसे ज्यादा इसमें भी क्या रहेगा, NCl3 का बॉन्ड एंगल, देन NH3 और देन NF3। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी जो पिछले क्लास में थ्योरी के साथ पढ़े थे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल वहां पे, वो तो था ही, कुछ अलग से भी बॉन्ड एंगल का एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे बाहर कुछ एक नया क्वेश्चन नहीं आता बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। एक आध अगर आता भी तो इसी लॉजिक पे सोच पाओगे, और इसमें 3 और 4 को ध्यान में रखना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है सबका इक्वल आ जाता है 3 4 में। चलो इसको यहाँ पे नोट करो, और बाकी जो लोग नोट कर चुके तो डॉट देखो, बताओ डॉट क्या क्या है उसमें एक्सरसाइज 1 में। और ऑनलाइन में कुछ लोगों का स्कोर जो है बहुत बढ़ भी जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब ऑफलाइन क्लास होगा तुम्हारा, नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि ऑफलाइन ही रहे, उसमें फिर ऑफलाइन टेस्ट में तुम लोगों के स्कोर कम आते हैं कुछ लोगों के, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ लोगों के लोग अच्छे भी रहते हैं ऑफलाइन में भी। बट अगर घर पे भी पढ़ाई अगर कर रहे हो, घर पे भी टेस्ट दे रहे हो, तो ऑनेस्टी से देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्कोर ला करके बहुत ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ पूछ रहे हो इसमें सरदुल की, यहाँ पे सर ये कंप्लीट हो गया क्या, बिल्कुल ये केमिकल बॉन्डिंग टू कंप्लीट हो गया। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग टू के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो अगला थ्योरी जो स्टार्ट होगा वो केमिकल बॉन्डिंग 3, तो केमिकल बॉन्डिंग 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है तुम्हारा। सर हाँ बताओ। OCl2 का बैक बॉन्डिंग एक रीजन था, और एक क्या रीजन बताया था आपने? मेनली वही रीजन याद रखो, बाकी OCl2 और OF2 में अगर कंपेयर करोगे, आप सॉरी नीचे वाला OCl2 है, ये OCl2 और ये OF2 में, इस दोनों में कंपेयर करोगे तो जो सराउंडिंग एटम है, जो टर्मिनल एटम है क्लोरीन और फ्लोरीन, उसमें साइज से भी कंपेयर कर सकते हो, और ओके सर। साइज से कंपेयर करो तो यहाँ पे OCl2 का बॉन्ड एंगल OF2 से ज्यादा रहेगा। ओके क्लियर सर। है यहाँ पे है। बाकी बैक Yes, बॉन्डिंग sir. कारण इससे भी ज्यादा आ जाता है, दैट मींस वो सबसे ज्यादा OCl2 का।
समझा। इस दोनों में कंपेयर करने के लिए साइज का फैक्टर भी सोच सकते हो, बाकी बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रीजन होता है उसका। सर पार्ट 1 B1 का 4। बस 1 मिनट में स्टार्ट ही कर रहा हूँ अभी। हाँ बताओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें तो कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था अभी मॉर्निंग टू नहीं में। तो ठीक नहीं है, सर। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन वाइज। सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए बी में कोई अगर डाउट हो, सी पे आते हैं हम लोग, सी का जितना भी क्वेश्चन है हम लोगों का सी में ही डाउट आ रहा है। देखते हैं सी वाला डाउट वही मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया है अभी, उसके बेसिस पे सोच सकते थे उसको। सर B1 का 4th। B1 सर का 4, A3। A3। हाँ बताओ, ए बी में पहले बताओ क्या डाउट है, सर A3 में OS F4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखते हैं उसको हम लोग। और बी में क्या था बताओ फिर से दोबारा। B1 का 4th। B1 का 4, सर और B2? B2 भी। और बताओ सर B1 का 15th भी। B1 का 15। और बताओ इसमें क्या रहेगा, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, अगर ए बी में कोई डाउट हो सिंपली चैट बॉक्स में बताओ, मैं देख पा रहा हूँ अगर कुछ डाउट हो अभी भी ए बी में। तो सबसे पहले A3 में बोला जा रहा है कि राइट द ज्योमेट्री ऑफ XeO4 एंड OSO4 यूजिंग वेस्पर थ्योरी एंड क्लियरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना कि यहाँ पे OSF4 में सेंट्रल एटम तुम्हारा कौन सा रहेगा, सोचो सब लोग। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन या सल्फर? सल्फर। 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 सल्फर क्यों होता है? क्योंकि सल्फर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर, ऑक्टेट का भी एक्सपेंशन कर सकता है, दैट मींस सल्फर ही सेंट्रल एटम होगा। और जब इतना पता चलेगा कि सेंट्रल एटम सल्फर है तो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन जनरली कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड, अगर न्यूट्रल कंडीशन में है वो। अब यहाँ पे देखना है SOF4, तो यहाँ पे क्या रहेगा? F डबल बॉन्ड O, F और F। और हम लोग एक रूल पढ़े थे, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल का स्टेटमेंट क्या था, कुछ याद हो? डबल बॉन्ड और Benz rule। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। बिल्कुल वही तो याद रखना था यहाँ पे कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है जो कि कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाया जा रहा है। जबकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि फ्लोरीन है, वो कहाँ पे आ रहा है? एक्सियल पे। ये तुम्हारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा वहां पे। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल पे ही दिखाना है, उसको एक्सियल पे नहीं ले जाना है वहां पे डबल बॉन्ड हो। बाकी जो भी पूछा जा रहा है उसमें आप कर सकते हो। क्लियरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर तो है ही ना यहाँ पे, सेंट्रल एटम पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे है B1 का 4, B1 का 4 वाला PCl5 गैसियस, गैसियस या वेपर फेज। तो B1 का जो 4 वाला पार्ट है PCl5 गैसियस में पूछा जा रहा है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। गैसियस या वेपर फेज बोला जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था? sp3d। जबकि यही सॉलिड में अगर आता है यहाँ पे PCl5 सॉलिड, ये किसमें एग्जिस्ट करता? याद हो कुछ? मतलब कुछ याद हो कि नहीं को? PCl5 सॉलिड में जब जाता था PCl4 PCl4 और PCl6।
PCl6 माइनस, तो सॉलिड फेज में इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली इसमें आ जाता है। और इसमें फिर sp3 फास्फोरस और इसमें sp3d2 क्लास में एडिट कराया गया है। तो गैसियस हो या वेपर फेज हो, मतलब गैसियस मतलब वेपर फेज है, तो वो क्या रहेगा, sp3d फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। जबकि PCl5 सॉलिड में केटायन और एनायन बनता है, इस तरीके से याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है इसमें 15 में बोला जा रहा है PO4 माइनस फॉस्फेट आयन, PO4 माइनस सेंट्रल एटम फास्फोरस, O माइनस O माइनस O माइनस, 3 नेगेटिव चार्ज है, तीनों ऑक्सीजन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज। तो फास्फोरस का यहाँ पे स्टेट नंबर निकाल लो, 3 सिग्मा बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है यहाँ पे sp3, बस ये निकालना था सिंपली हाइब्रिडाइजेशन। आगे इसमें B2 में बोला जा रहा है द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एज फॉलोज। देखो B2 कुछ नया वैसे याद रखना है, जैसे कि sp आ रहा है, sp में क्या होता है वहां पे तुम्हारा एक s, इस तरीके से अगर सोचे यहाँ पे हम लोग, और इसमें क्या है यहाँ पे 3p। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कहीं पर भी, चाहे 2s हो 2p हो जो भी हो, 3s 3p, एक s और एक p बनता है, तो क्या होता है sp। sp2 कब बनेगा, जब एक s और 2p इंटरमिक्स होगा, और sp3 कब बनता है, जब एक s और 3p इंटरमिक्स होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ेगा, उसमें ओवरऑल p जो होता है, इसमें एक ही डंबेल है, जब एक p आता है, जब 2p आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ साथ, तो 2 वहां पे s और 2p आ गया, दैट मींस 2p का साइज और थोड़ा लार्ज होगा, 3p आ गया, तो तीनों p कंबाइंड रूप से होगा और भी ज्यादा लार्ज होगा वहां पे। तो जैसे जैसे ये p ऑर्बिटल इंक्रीज होता जाता है नंबर वाइज, उसका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। sp में एक ही p है, दैट मींस ओवरऑल इसका जब हाइब्रिडाइज भी होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी बनेगा, तो साइज कम ही रहता है। और sp2 का साइज, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ज्यादा रहेगा sp से, और सिमिलरली फिर sp3 का भी ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें मिक्सअप होता जाता है, दैट मींस वहां पे क्या उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा वहां पे। तो वही बोला जा रहा है वहां पे, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल एज फॉलोज sp sp2 एंड sp3। तो जो p ऑर्बिट, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो इंटरमिक्स होना है, दैट मींस का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब क्या, जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना, मान लो कि साइज वाइज इस टाइप का कुछ साइज का आ रहा है यहाँ पे sp वाला, जो sp2 होगा वो और क्या कुछ लार्ज हो जाएगा इस टाइप से, sp3 और भी ज्यादा लार्ज हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? तो जैसे जैसे p ऑर्बिटल इंक्रीज होगा इंटरमिक्सिंग में, उसका साइज बढ़ता चला जाएगा इस टाइप से। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B2 इस तरीके से सोचना था। समझा सर। बताओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन C3 C3 देख लेते हैं, C3 को भी। इसके अलावा C3 तो डाउट था ही। C5 का 4th C5 का 4th और C5 का 7th भी। सर C4 C4 भी है, देख लेते हैं सर C4 को C5 भी। का सेकंड भी। और कुछ आ रहा था इसमें, 1 भी था वैसे C5 का, देख लेते हैं 1 भी शो का है। पार्ट 2 पे आते हैं अभी हम लोग। इसमें पार्ट 1 में तुम्हारा डाउट था आई थिंक सर D1 D1 D2। का, सर D1 हाँ, का बताओ। B और C सर D1 D1 का B एंड C, और सर D2 का C, D2 का C। सर D1 का D D1 का D, D1 का D ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, देखते हैं उसको हम लोग। और D2 का क्या था, C D2 का D
नहीं, D2 का C। सी D2 का सर C। सी। C चेन्नई। ठीक है। सोच लो पहले कौन सा है डाउट। सारा क्लास में किया हुआ है, तो ठीक है, देखते हैं जो भी है। डी का सर 1 2 2। हाँ बताओ। D3 में काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहे, मतलब D3 मेरे। में देख लेते हैं। यस D3 का अगर किसी को और भी डाउट हो D3 में, तो जो भी D3 में क्वेश्चन लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर बताओ D3 में क्या क्या है। बताओ सिंपली D3 में फर्स्ट और सेकंड का स्ट्रक्चर नहीं पता सर। फर्स्ट सेकंड का जो भी डाउट है उसमें, जिस भी टाइप का डाउट है फर्स्ट सेकंड का देख लेते हैं वहां पे क्या है। उसके अलावा और भी कुछ आ रहा हो उसमें D3 में जो कि स्ट्रक्चर या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा हो तो बताना है उसमें। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी डाउट है, जिसमें भी डाउट है तो बताओ यहाँ पे, देखते हैं उसको हम सर लोग। D1 का B, D1 का A और B। D1 का A और B, BCD ऑलरेडी था ही, एक और आ गया यहाँ पे A। तो ठीक है, सारा क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक सब लोगों को डाउट जो भी है देख लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें C3 से स्टार्ट करें हम लोग। C3 में बोला जा रहा है यहाँ पे कंपेयर CH बॉन्ड एंगल। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कंपेयर CH बॉन्ड स्ट्रेंथ इन C2H6। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला जा रहा है C2H6, C2H4 एंड C2H2। अब यहाँ पे सोचना है, अब इसका जो रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, मैं अगर उल्टा लिख लो यहाँ पे C2H2, C2H4, C2H6 क्लियर है यहाँ पे है। तो C2H2 का स्ट्रक्चर CH, ये कौन सा अल्काइन है, इथाइन है, इथीन, और ये क्या इथेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे। तो सबका स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया हुआ है C3 में। अब यहाँ पे सोचना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखना है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 है और इसका sp3 है, तो किस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है, sp वाले का, sp2 और sp3। ये सोच के बताना है तुम लोगों को। SP। sp का सबसे ज्यादा होगा। ये हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में कि sp में परसेंटेज s कैरेक्टर 50%, इसमें s कैरेक्टर 33.33 और sp3 में s कैरेक्टर 25%। और जितना ज्यादा s कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है इस कार्बन का ज्यादा है। दैट मींस ये जो बॉन्ड होगा, ये सिग्मा CH बॉन्ड, ये कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, इस बॉन्ड को अपने तरफ होल्ड करके ज्यादा रखेगा यहाँ पे। और अपने तरफ अगर होल्ड करके ज्यादा रखा हुआ है दैट मींस ये CH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। देन यहाँ पे sp2 आ गया, ये भी अपने तरफ इस बॉन्ड को इसके कंपेयर में कुछ कम होल्ड करेगा यहाँ पे है, बट ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। और ये भी अपने तरफ, ये तो सबसे कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू सबसे कम। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है sp कार्बन का सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3। और इसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, सिग्मा CH बॉन्ड को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा ये, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी का ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ऑर्डर क्या आता है इसमें
C2H2, C2H4, C2H6 इस टाइप का ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो CH बॉन्ड को कंपेयर करना था यहाँ पे है, तो कैसे कंपेयर करते हैं? इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। C4 में the POCl3 molecule has the shape of an irregular tetrahedral with the phosphorus atom located centrally. The Cl-PCl angle is found to be 103.5 degree. Give a qualitative explanation for the deviation of this structure from the regular tetrahedral. अब देखो यहाँ पे क्या करना है C4 वाले में। POCl3, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। अब यहाँ पे क्या करना था? कोई एग्जांपल ले लो जिसमें कि रेगुलर टेट्राहेड्रल आ रहा, दैट मींस CCl4। तो CCl4 में कोई भी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर या डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, और कोई भी लोन पेयर या डबल बॉन्ड नहीं है, इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। पीछे मैंने वर्ड भी यूज किया हुआ था अभी बॉन्ड एंगल के केस में। इसका जो ज्योमेट्री होता है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल है। दैट मींस जो बॉन्ड एंगल होगा इसका यहाँ पे कहीं से भी अफेक्ट नहीं होता है। तो बॉन्ड एंगल सबका अगर 109.5 आ रहा हो, दैट मींस वो रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये सब एंगल 109.5, दैट मींस ये रेगुलर टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्योंकि हर एक केस में क्लोरीन है सब सिंगल बॉन्ड ही है। बट इसमें डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिपल्सन और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन अगर आ रहा है, ये रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा है तो ये जो एंगल होगा वो कुछ कम हो जाएगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे Cl बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 109.5 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सब इक्वल रिपल्सन होगा वहां पे, दैट मींस वो रेगुलर टेट्राहेड्रन 109.5 बॉन्ड एंगल। बट इसमें ये रेगुलर नहीं आ रहा, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के कारण मोर रिपल्सन देन, और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है तो ये एंगल कुछ कम होगा, जो कि दे रखा है अप्रॉक्स 103.5 डिग्री, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। तो रीजन बस यही है यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉजेज मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड, दैट मींस ये रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे C4 में इस तरीके से सोचना था। आगे इसमें C5 में C5 में बोला जा रहा है which one is the highest and least bond angle in the following। तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में तो सोच सकते थे, फर्स्ट वाले में क्या है C5 का फर्स्ट, तो बोला जा रहा है कि CH4 PH3 SH3 SbH3। तो CH4 में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक इंपॉर्टेंट केस है 109.5 बॉन्ड एंगल, इसका तो सबसे ज्यादा, और इस तीनों में तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। और जब इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, सबका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री। और PH3 SH3 और SbH3 में भी मैंने कंपेयर किया हुआ है कि यहाँ पे फास्फोरस सेंट्रल एटम आर्सेनिक एंटीमनी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फास्फोरस का ज्यादा है। थर्ड फैक्टर चेक करते हैं, तो थर्ड फैक्टर में इस तीनों में कंपेयर किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक का वैल्यू अगर इसका ज्यादा है फास्फोरस का, किसी का बॉन्ड एंगल क्या आएगा यहाँ पे ज्यादा, ऑर्डर क्या आया था CH4 का सबसे ज्यादा, देन फिर इस टाइप का। आगे इसमें सेकंड भी हम लोग क्लास में किए हुए, उसमें भी सोच सकते थे। सेकंड में H2O H2S H2T और CO2। तो CO2 का शेप कैसा रहता है? तो उसकी बताओ सब लोग, CO2 का शेप 180 linear। CO2 का लीनियर, CO2 का क्या रहेगा? लीनियर। C डबल बॉन्ड और लीनियर, और जब लीनियर आएगा दैट मींस बॉन्ड एंगल 180। CO2 का सबसे ज्यादा, H2O
H2S और H2T में कंपेयर क्लास में क्या किया, वही थर्ड फैक्टर वाले में। तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल इस दोनों का कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड एंगल 104.5, तो CO2 के बाद आ जाता है H2O। और हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, ये दोनों का 90 डिग्री के आसपास ही रहेगा। अब इस दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो सल्फर वाले का ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है। इस तरीके से कंपेयर करते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े हम इसमें, सर क्वेश्चन नंबर सर 4 4th और 7 हो जाएगा, वो आपने हो जाएगा। एग्जांपल लिए तो वो उसमें 7 समझ गया। बिल्कुल यस सही है। तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, कुछ क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है क्लास में, उसको आप कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें D1 में। क्वेश्चन नंबर D1। तो D1 का जो ए वाला पार्ट है, D1 के ए वाले पार्ट में ए में आ रहा है डाइसल्फेट। तो डाइसल्फेट जो होता है ये कुछ नया नहीं है। डाइसल्फेट को, पायरोसल्फेट को हम लोग डाइसल्फेट बोलते हैं, तो डाइसल्फेट बोलो इसको पायरोसल्फेट। अब देखो पायरोसल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे सोचते हैं, तुम लोग पढ़े हुए थे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक क्या था, H2H2O7। ये क्या था, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, इसी को बोलते थे हम लोग, कुछ याद हो, H2H2O7 को ही। अब इसी में क्या करना था, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्लास में ड्रॉ किया हुआ है, H डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH। सर H2O8 का भी क्या है, H2H2O8 का तो पैराऑक्साइड लिंकेज आएगा इसमें शायद। H2H2O8 तो ये तो पैराऑक्साइड लिंकेज आता है, मार्शल एसिड है वो। तो जो डाइसल्फेट होता है उसका कुछ अलग से नेम नहीं है, वो तो मार्शल एसिड था ही, या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइसल्फेट जो बोला जा रहा है इसका H2H2O7 का, और उसका स्ट्रक्चर ये एसिड के टर्म में है। और इसको जब हटा दोगे H प्लस को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या आ जाता है, डाइसल्फेट या पायरोसल्फेट। नेक्स्ट है इसमें ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट को भी अलग से याद रखना पड़ेगा, इसमें जो बी वाला पार्ट है इसका, D1 का बी। अब देखना कि जो ट्राइफॉस्फेट होता है वो होता है क्या है, तो P3O10 5-, ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा तुम्हें ट्राइफॉस्फेट का। तो P3O10 5-, ट्राइफॉस्फेट। अब P3O10 5- आ रहा है। अब इस केस में सोचोगे यहाँ पे है, अब देखो ये आ कैसे रहा होगा यहाँ पे, इसको डायरेक्टली कुछ समझो यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकता है, क्या याद रखना पड़ेगा कि ट्राइफॉस्फेट ये P3O10 5-। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, O-, OP डबल बॉन्ड O-। ध्यान रखना कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, O- और ये O-। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। क्लियर है, दिया है ट्राइफॉस्फेट। बाकी C&D भी है, देख लेते हैं उसको भी। और C&D दोनों हम लोग क्लास में कर रखे हैं, ट्राइमेटाफॉस्फेट। अब देखना कि जो ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें C वाला, ट्राइमेटाफॉस्फेट, इसका मतलब क्या, दोनों क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े हुए थे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फेट का फार्मूला क्या था, HPO3। अब इसी का जब ट्राइमर बना रहे थे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या बना, ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड H3P3O9। इसका स्ट्रक्चर हम क्लास में ड्रॉ किए हुए हैं, इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है दोबारा। P डबल बॉन्ड O, POP डबल बॉन्ड O OH। ये हम लोग क्लास में किए हुए हैं।
इसमें एक्स्ट्रा क्या करना था, मेटा फॉस्फेट का बनाना है। इसमें अलग क्या करते हैं यहाँ पे, एटी वो लगाना माइनस है, कर आयन का देंगे। बनाना है। सबको H प्लस हटा दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, H प्लस को हटा दो, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज, और डी वाला जो आ रहा है, और बेसिकली बोला जा रहा था फाइंड नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। चलो ठीक है, ये तो मैंने सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछा जा रहा था सब में, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड, अब देखो सोचने का तरीका क्या है। यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है तुम्हारा, sp3। एक का मैंने क्लास में कई बार 4-5 एग्जांपल भी कराया हुआ क्लास में। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s और 3 p तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। सल्फर के पास कोई p बचा नहीं प्योर, और जब प्योर p बचा नहीं, ये जो पाई बॉन्ड बना होती है, बॉन्ड कैसे बना होगा सल्फर के, d ऑर्बिटल से। और जब सल्फर का d ऑर्बिटल, और ये भी पाई बॉन्ड सल्फर के d ऑर्बिटल से, दैट मींस ये दोनों पाई बॉन्ड जो होगा सल्फर का ही d ऑर्बिटल यूज करेगा। क्लियर है? और बाकी पाई ऑप्शन तो हमेशा p यूज करेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड, इसमें ये भी एक p पाई d पाई बॉन्ड, ये भी p पाई d पाई बॉन्ड, और ये भी p पाई d पाई बॉन्ड। तो जो भी पाई बॉन्ड, इसमें चारों पाई बॉन्ड, तो p पाई d पाई बॉन्ड कितना आ जाता, 4। उसी तरीके से इसमें भी ये पाई बॉन्ड भी क्या रहेगा, p पाई d पाई। सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसीलिए देख मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके लिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाल लेते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, दैट मींस एक s और 3 p तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में। जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, चाहे वो p हो या d हो। यहाँ पे फास्फोरस का प्योर d ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, क्योंकि p तो बचा ही नहीं इसके पास। और जब फास्फोरस का d ऑर्बिटल, दैट मींस ये भी p पाई d पाई बॉन्ड, और ये भी p पाई d पाई, p पाई d पाई, तो 3 p पाई d पाई। और उसी तरह इसमें भी ये भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी तीनों पाई बॉन्ड p पाई d पाई होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3 आ जाए, तो p पाई बॉन्ड फिर नहीं होगा, वहां पे p ऑर्बिटल बचा ही नहीं। डी क्लास में कराया गया है ट्राइमर ऑफ SO3, क्लास नोट्स में एक बार देखोगे, D1 का D वाला पार्ट, और नंबर ऑफ p पाई d पाई भी उसमें 6 आ रहा था, एजिटिस क्लास में कराया गया है। D2 का C वाला पार्ट, तो D2 का C भी N2O5 का स्ट्रक्चर, जहां हम लोग पढ़े हुए थे कोऑर्डिनेट बाउंड, वहां पे क्लास में कराया गया N2O5 का स्ट्रक्चर, तो वहां से देखते हैं। तो जो क्लास में कम से कम हो गए, तो उसको तो देखो वहां पे पूछ रहे हो ओमकार सर एक्सरसाइज 2 का भी डिस्कस होगा क्या, देखते हैं। पहले तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ले हम लोग, देन फिर एक्सरसाइज 2 पे आ पाएंगे, जो कि आज तो पॉसिबल नहीं होगा। एक्सरसाइज 2 पहले तो एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी अभी बाकी है। D3 का 1-2 सब कुछ पूछ रहे हो इसमें वहां पे, तो D3 के 1-2 में अब देखो उसमें सोचना क्या था कि Na2H2O3, देखोगे ध्यान से इसमें D3 का 1 Na2H2O3, इसको रिलेट कैसे करते हैं, H2H2O3, जो कि हम लोग क्लास में ड्रॉ किए हुए हैं H2H2O3 का। वो क्या था, S डबल बॉन्ड O OH OH, ये क्या था H2H2O3 का। अब H को हटा के सोडियम मेटल ले आना यहाँ पे, ये क्या हो जाता, नेगेटिव चार्ज Na+, इस H को हटा देते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये Na+, ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है? Na2S4O6, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। Na2 सेकेंड वाला, D3 का सेकेंड, Na2S4O6, इसमें क्या रहा था, S डबल बॉन्डो O माइनस, S डबल बॉन्डो O माइनस Na+, और ये Na+। इसमें जो 2 सल्फर एक्स्ट्रा है,
वो मिडिल में आ जाता है इस तरीके का यहाँ पे, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो निकाल सकते हो, यहाँ पे है ऑलरेडी पढ़े होगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में, उसी तरीके से सोचना है यहाँ पे। या उसमें भी अगर डाउट है तो बताओ, क्योंकि मैंने तो स्ट्रक्चर पूछ रहे थे सर, स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। नहीं सर सर Na2S सर हाँ बताओ। Na2S2O3 में आपने चार ऑक्सीजन बने। नहीं हाँ सॉरी सही है सर सही। ऊपर सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है वो। हाँ और बताओ, इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने में दिक्कत है तो बता सकते हो, तो ठीक है। अगर डाउट नहीं है उसमें फिर आगे बढ़ते हम लोग इसमें पार्ट 2 पे आते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ये तो आसान सा सेक्शन होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो सेक्शन ए बी में पहले कुछ डाउट है तो बताओ। A1 सेक्शन, हाँ बताओ। A1 A1 और A5 A3 A6 कौन सा 5 बता रहा हूँ इसमें, A5 या B5? A5 A5 A4 कुछ लोग बता रहे हैं इसमें B2 B5 सर A4 A4 भी है। चलो क्वेश्चन इसमें 6 है और तुम लोग खुद 60 लोग हो, एक एक क्वेश्चन में पूछो तो सारा तो आ ही जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। C2 भी है सर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज विच ऑफ द राइट स्ट्रक्चर ऑफ XCF4। तो XCF4 को हम लोग क्लास में किए हुए हैं। XCF4 का शेप भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे XCF4 का शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो XCF4 में XEF और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पर भी एक लोन पेयर। ये क्या था, स्क्वायर प्लेनर। और ये ऑक्टाहेड्रल से डिराइव होकर आ रहा है, जिसमें एक्सियल और इक्विटोरियल की तो बात ही नहीं होता है। तो XCF4 के स्ट्रक्चर में कहीं भी इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और कोई संसार इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लेनर दिखे 2D में, यहाँ पे ये चारों क्या रहते हैं, स्क्वायर पेयर, बाकी दो लोन पेयर, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरीके से। दैट मींस दोनों लोन पेयर को बस अपोजिट रखना है, ये ध्यान रखना है, जिससे कि मिनिमम रिपल्सन होता है। एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर इसके अपोजिट। इस यहाँ पे नहीं रखना है लोन पेयर को। तो लोन पेयर हमेशा 180 पे रहेगा वो। तो लोन पेयर हमेशा अपोजिट, दैट मींस 180 डिग्री एंगल पे, बस ये ध्यान रखना है। और दो दो लोन पेयर होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसमें क्या रहेगा, दो लोन पेयर, जिन्हों का इलेक्ट्रॉन 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में, अभी भी दो लोन पेयर बचा, दैट मींस स्क्वायर पेयर इस टाइप से रहता। A3 भी है। A3 में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर iO2F2-। अब वहां पर भी सोचते हैं iO2F2 में। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो iO2F2, अब यहाँ पर भी देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो जनरली कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे है। तो I दिखा दो इसमें। जो अगर देखें यहाँ पे हम लोग तो 4 बॉन्ड बनाएगा। नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है इसमें iO2F2 में, द इलेक्ट्रॉन्स, बाकी ऑप्शन है। इसका मेनली स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं यहाँ पे। एक मिनट इसमें सोचोगे, यहाँ पे है अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिड नहीं बन रहा है, यहाँ पे किसी एसिड से डिराइव नहीं हो रहा है। आयोडीन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है यहाँ पे। तो ऐसे केस में वैसे जनरली जब ऑक्सीजन आता है यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज वहां पे जाएगा। बट अगर एक ही नेगेटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे है,
IO2F2 माइनस, देखते ट्राई करते हैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाता है। I डबल बॉन्ड O, या फ्लोरीन को यहाँ पे रखो F डबल बॉन्ड O माइनस F, और यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में एक लोन पेयर। तो आयोडीन का 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे है, इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे है, सही स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें सोचना है कि इसका शेप क्या होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने सोचा कैसे, यहाँ पे एक यही स्ट्रक्चर होगा, तो सेंट्रल एटम आयोडीन, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जनरली कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये नेगेटिव चार्ज जनरली ऑक्सीजन पे चला गया, और एक ऑक्सीजन जो न्यूट्रल होगा किसी एक ही पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस हो पा रहा है इसका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का। ये किसके तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, सीसॉ। सीसॉ। अब ऑप्शन देखते हैं वहां पे, the electrons are located at the corners of a trigonal bipyramidal, but one of the equatorial pairs is unshared। सही है, उसमें one of the equatorial pair, तो equatorial pair जो है वो unshared है। ये जो लोन पेयर जो कि इक्विटोरियल पेयर वो unshared है इलेक्ट्रॉन, इसी को इक्विटोरियल पेयर बोला जा रहा है। जो लोन पेयर है इक्विटोरियल पोजीशन पे तो वो unshared है, एक लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है, सही स्टेटमेंट है। It has sp3d hybridization, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है उसका, बट शेप टी शेप नहीं है इसका, इसका शेप क्या आ जा रहा है, सीसॉ। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी की बात करें, इट्स स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू SF4, सही है, इसका भी सीसॉ आ रहा है और SF4 का भी क्या था, सीसॉ। ये भी सीसॉ स्ट्रक्चर और इसका भी सीसॉ, दैट मींस इसी का एनालोगस आ रहा है। तो सी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या था उसका, A3 का D, A एंड C बोथ आर करेक्ट। ये वहां पे इसका आंसर क्या आता है, A एंड C। A4 में, A4 में बोला जा रहा है which reaction involves a change in the electron pair geometry or the underlined element। इसको भी सोच सकते हो यहाँ पे। लेक्चर भी इसके बाद तुम लोगों का नहीं सर। यस सर। बैचेस का है, NKR वालों का है, बस 2 मिनट देख लोगे यहाँ पे, बस ये 2-3 क्वेश्चन देखना है। A4 को ठीक है, कुछ लोगों का लेक्चर है इसमें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट और देखोगे। A4 में which reaction involves a change in the electron pair geometry। अब यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोला जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्लियर है। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर, तो जब भी वो शेप देख रहे थे, तो जब शेप देख रहे थे तो लोन पेयर को हाइड कर रहे थे। अब यहाँ बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, दैट मींस बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को कंसीडर करना रहेगा वहां पे, लेकिन ये चीज क्लियर हो। अब BF3 में, तो BF3 का ज्योमेट्री क्या रहा था, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि इसमें F माइनस जब ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जा रहा है, BF4 माइनस। और जब BF4 माइनस बन गया तो BF4 माइनस में क्या होगा इसका ज्योमेट्री, सोचो सब लोग। टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड आ जा रहा है यहाँ पे, तो जब 4 बॉन्ड आ गया विदाउट एनी लोन पेयर, ये क्या आ जाएगा BF4 माइनस का, टेट्राहेड्रल। तो BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर, F माइनस जब ऐड हो जा रहा है BF4 माइनस बन जा रहा है, देन टेट्राहेड्रल। इसमें बोला जा रहा है कि चेंज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, आंसर क्या आता है, यही आ जाता है उसमें, क्योंकि इसी का ज्योमेट्री चेंज हो जा रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल चला जा रहा है वहां पे। एक ऑप्शन कोई और मैं चेक कर दे रहा हूं, सेकंड ऑप्शन ही
आंसर तो ऐसे आ ही गया है, लेकिन NH3 की बात करें तो NH3 का जब शेप पूछा जाता तो शेप क्या था इसका, पिरामिडल, बट इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है इसका वो भी क्या रहेगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसका भी टेट्राहेड्रल। और जब NH4 प्लस बन जा रहा है NH3H प्लस को एक्सेप्ट करके, तो NH4 प्लस का भी शेप क्या रहता है तुम्हारा, टेट्राहेड्रल ही। मतलब इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं, इसका तो टेट्राहेड्रल होगा ही। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है वहां पे। क्लियर है कि क्वेश्चन A4 C एंड D ऑप्शन को भी उसी तरीके से चेक करना था वहां पे। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री दैट मींस दोनों को कंसीडर में लाना था वहां पे। आगे इसमें A5 भी है। A5 में बोला जा रहा है which of the following molecules number of lone pair and bond pair of center atom are not equal। इसमें इक्वल नहीं आ रहा है वहां पे। सर O2F2 और क्या था I3 तुम्हारा दोनों, इसको, हाँ बताओ। O2F2 का भी और I3 का भी, I3 माइनस का भी। O2F2 में इक्वल आता है, किसी एक के अराउंड देखना था वहां पे, तुम्हें टोटल नहीं देखना है। O2F2 की मैं बात करूं वहां पे O F और F, यहाँ पे ऑप्शन के पास दो लोन पेयर, यहाँ पे टोटल बॉन्ड नहीं देखना है। जो सेंट्रल एटम या तो इस ऑप्शन के अबाउट देखो, इस ऑप्शन के अबाउट यहाँ पर भी एक इधर बॉन्ड है एक इधर बॉन्ड, ऑप्शन के अबाउट 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, या फिर इस ऑप्शन पे देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ पे कैसे चेक करना था, किसी एक ऑप्शन एटम पे देखते हैं। यस सर। तो C नहीं आएगा, तो आंसर क्या आता है उसका बी में क्या रहता है, 3 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर होता है यहाँ पे। तो आंसर क्या आता है उसका बी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लोगे इसमें और भी, A6 which of the following species given below have shape similar to XO4। XCOF4 में क्वेश्चन नंबर 6 में इसका शेप क्या आ जाता है यहाँ पे, XE डबल बॉन्ड F स्क्वायर पिरामिडल। और किसका रहेगा तो वो सोचना है वहां पे। XeOF4 वो किसका रहेगा वहां पे तो सोचना है। वो क्या रहेगा, XeO3 वो तो नहीं हो पाएगा, PCl5 नहीं आ पाएगा, XeF5 प्लस वो किसका आ जाता है, XeF5 प्लस में। सोचना था कि जेनोन का इलेक्ट्रॉन 7 एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी 8 एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन 7 में से 5 बॉन्ड बना लेगा, दैट मींस एक लोन पेयर रहेगा। क्लोरीन को ऊपर दिखा दो, एक लोन पेयर नीचे यहाँ पे है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आंसर क्या आया था उसका वहां पे D। XeF5 का जो शेप है इसका भी वही आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर इसमें भी सेम आ रहा है। तो आंसर क्या आता है XeF5 प्लस, जबकि बाकी नहीं हो पाएगा वहां पॉसिबल। इस तरीके से सोचना था। तो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी कुछ लोगों का लेक्चर भी है, लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसका बी बताइए ना, उसी A6 का बी। A6 का बी, A6 के बी में IOF4 माइनस, सोचो वहां पे है IOF4 प्लस। इसमें प्लस आया तो सेंटर एटम कौन सा रहेगा तुम्हारा, आयोडीन। और आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है आयोडीन का, 7। एक पॉजिटिव चार्ज है आयोडीन पे, बचा 6 में से यहाँ पे बॉन्ड बनाना है इसको, और जब बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे है I डबल बॉन्ड O F और F और एक पॉजिटिव चार्ज आयोडीन पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बचा था ये क्या था तुम्हारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है आयोडीन पे वहां पे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, हम सेक्शन ए तक ही रखते हैं। कुछ लोगों का डाउट आगे भी था तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, क्योंकि टाइम भी हो रखा है, नेक्स्ट लेक्चर भी है कुछ लोगों का, तो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में।
तो केमिकल बॉन्डिंग 2 कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा पार्ट था ये केमिकल बॉन्डिंग 2 का, सबसे बड़ा पार्ट है। तो एक एक क्वेश्चन को सोच के करोगे। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी करेंगे और उसके फिर लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग 3 भी स्टार्ट करना है। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे है।